हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस धीरज के उपाध्याय। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने कहा था कि सर सेलो का श्रेणी क्रम संयोजन का टॉपिक का वीडियो बनाइए, मैंने बनाया था और अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही सेलो के समानांतर क्रम संयोजन के टॉपिक को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसमें जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा अंतिम तक, ठीक है। और एक एक पॉइंट ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेलो के समानांतर क्रम संयोजन की कि आखिर किसे सेलो के समानांतर क्रम संयोजन कहा जा सकता है, अर्थात सेलो का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे सेलो का समानांतर क्रम संयोजन। सब लोग फोकस रहेंगे ऑन द बोर्ड। अब देखिए, सेलो का एक ऐसा संयोजन जिसमें सेलो के प्रत्येक धन ध्रुव को एक बिंदु पर और ऋण ध्रुव को एक अन्य बिंदु पर जोड़ा जाता है, वह सेलो का समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। सेलो का समानांतर क्रम संयोजन अब आप समझ गए होंगे कि सेलो का एक ऐसा संयोजन जिसमें संयोजन में संयोजित प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु पर और ऋण ध्रुव को एक अन्य बिंदु पर जोड़ा जाता है, वह सेलो का समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसके व्यंजक की कि सेलो के समानांतर क्रम संयोजन का व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे और डिस्क्रिप्शन में क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखिएगा कि माना कि E विद्युतवाहक बल और R आंतरिक प्रतिरोध वाले M सेल समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित हैं एवं इनके साथ कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। इतना आप लिख लेंगे और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसके एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि माना कि वही चीज हम लोग लिखेंगे, माना कि प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा M सेल समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है। तो आप देख सकते हो बच्चा कि सबसे पहले मैंने इस फिगर का डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब इसके बाद जो है वो है बाह्य प्रतिरोध R लिखेंगे तथा इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो सबसे पहले इस फिगर का डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया। अब जब हम इस श्रेणी क्रम संयोजन के बाद समांतर क्रम संयोजन को पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अब जब हम इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे तो सेम टू सेम वही चीज होगा, वही नियम लगेगा। जैसे ओम का नियम V बराबर आई आर होता है तो I बराबर V बटा में R होता है। इन केस किस केस में, तो इन सेल केस क्या हो जाता है, तो I बराबर हो जाता है E बटा में R। E मतलब होता है विद्युत वाहक बल। R मतलब क्या होता है, R मतलब होता है कुल प्रतिरोध। क्या होता है, कुल प्रतिरोध। और E मतलब क्या होता है, कुल विद्युतवाहक बल। सबसे पहले आपको इस संयोजन के कुल विद्युतवाहक बल का मान ज्ञात करना होगा, तत्पश्चात आप मान ज्ञात करेंगे कुल प्रतिरोध का। इसी संयोजन के कुल प्रतिरोध का आप मान ज्ञात करेंगे और तब आपको प्रवाहित होने वाली धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। ये कंसेप्ट माइंड में रखिए और सबसे पहले आप कुल विद्युतवाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि एक सेल का विद्युतवाहक बल E है तथा संयोजन में M सेल समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो अभी हमने देखा कि एक सेल का विद्युतवाहक बल E है और तथा संयोजन में M सेलों को संयोजित किया गया है। अब समानांतर क्रम में जो है वह M सेल संयोजित है। तो अब बात करेंगे इसके विद्युतवाहक बल की कि इस संयोजन का विद्युतवाहक बल क्या होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि यह समांतर क्रम संयोजन है, चूंकि यह समांतर क्रम संयोजन है, अतः इस स्थिति में क्या होगा बच्चा कि इस संयोजन का जो कुल विद्युतवाहक बल होगा वह किसी एक सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए कुल विद्युतवाहक बल, तो
कुल विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा E। अब जब हमें कुल विद्युत वाहक बल मिल गया तो अब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध कैसे? तो आपको सबसे पहले पता है कि V बराबर क्या होता है IR, और I का मान निकालना है तो V बटा में R चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल तो निकाल लिए, क्योंकि सेल के केस में क्या होता है E बटा में R होता है। E होता है कुल विद्युत वाहक बल और R होता है कुल प्रतिरोध। तो अब हम यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल निकाल चुके हैं, हमें प्रतिरोध चाहिए। तो लिखेंगे सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध की गणना करेंगे और तत्पश्चात बाह्य प्रतिरोध के साथ उसको संयोजित कर देंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए लिखेंगे कि चूंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R है, अतः समांतर क्रम संयोजन में संयोजित, अतः समांतर क्रम संयोजन में संयोजित कुल सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द जो सेल है वो हमें मिल जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स। तो ये हो जाएगा m टाइम्स। ठीक है, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू m इंटू 1/r, फाइनली हमें मिल जाएगा 1/r डैश इक्वल टू m/r। लेकिन हमें तो r डैश का मान चाहिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध चाहिए। तो अब जो है हम कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसलिए कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R डैश बराबर, R डैश इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा R/m। लिखेंगे कि चूंकि यह आंतरिक प्रतिरोध जो है वह इस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो लिखेंगे इसलिए कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसलिए कुल प्रतिरोध लिखेंगे बच्चा, इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर R डैश और प्लस कैपिटल R। R डैश का मान कितना है? R बटा में R का मान कितना है? R ही है। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? R प्लस mR/m। ये क्या है बच्चा? तो ये है कुल प्रतिरोध। ये क्या हो गया? ये हो गया कुल प्रतिरोध। अब हमें क्या चाहिए? सेल के इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा का मान चाहिए। तो अब हम लिखेंगे इसलिए सेलों के समांतर क्रम संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा I बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल और बटा में हो जाएगा कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो अब जो है हम लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं कि अब हम इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने इस संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त कर लिया। इसी संयोजन के लिए हमने कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया और अब हमें इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है और सेलों के समांतर क्रम संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो मान होता है वो होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल, तो हम लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल E। तो अब यहाँ पर हो जाएगा E। कुल प्रतिरोध कितना हो गया? R प्लस mR/m। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा me और बाई R और प्लस mR। किसका मान है बच्चा? तो ये I का मान है। तो इस प्रकार से हमने समांतर क्रम संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का कुल मान कितना होगा उसका परिमाण ज्ञात करने वाले व्यंजक का पता लगा लिया। तो वो व्यंजक क्या होता है? तो वो व्यंजक होता है I बराबर me और बटा में R और प्लस mR। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने ये क्लियर कर लिया कि इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात करने वाला सूत्र क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, क्या होता है। तो अब आप सीख चुके हो कि I बराबर me/R प्लस mR कैसे निकाला जाता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सीख चुके हो।
ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तत्पश्चात मैं इसके दो केसेस को बताऊंगा। जैसे मैंने श्रेणी क्रम संयोजन में दो केसेस को बताया था, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा होता है तब क्या होता है, फिर बाह्य प्रतिरोध जब आंतरिक प्रतिरोध से छोटा होता है तब क्या होता है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। और अब जो है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त हो चुका है कि समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक क्या होता है और इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण कितना होता है। तो फाइनली वी गॉट I इक्वल टू ME by R plus MR and now we are discussing about small r and capital R. That means we are discussing about internal resistance and external resistance which is added to the parallel series, which is added to the parallel grouping of cells in the way of outer diagram as a capital R. ठीक है, तो अब हम इस आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध इन दोनों का जिक्र करेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध जब छोटा होता है जब बड़ा होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहला केस बनता है जब R स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R हो तो तब क्या होगा। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं कि चूंकि समांतर क्रम संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो मान है वह ME बटा में R और प्लस MR है और ये जो केस है उस स्थिति में क्या बनता है कि स्मॉल r छोटा है। इसका मतलब कि स्मॉल r का मान 0 रखेंगे और ये MR सेम टू सेम, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा ME बटा में MR और M से M कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा E बटा में R। E बटा में R को क्या बोलते हैं, तो E बटा में R को बोलते हैं एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। तो अब आप बताइए कि क्या ऐसे संयोजन का औचित्य है, ऐसे समांतर क्रम संयोजन का औचित्य है, ऐसे समांतर क्रम संयोजन को कोई संयोजित करना चाहेगा जिसमें उसका आंतरिक प्रतिरोध जब एकदम शून्य के बराबर हो जाता है और बाह्य प्रतिरोध उसके साथ अधिकतम जोड़ दिया जाता है तो प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के बराबर होता है, कोई नहीं चाहेगा। अतः ऐसे संयोजन का कोई औचित्य नहीं है। अब बात करेंगे केस 2 की, तो केस 2 क्या है, ये केस 1 था। अब केस 2 क्या है, तो केस 2 ये है कि जब कैपिटल R इज लेस देन डॉट स्मॉल r हो तब या हो तो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब जो बाह्य प्रतिरोध R है वह छोटा होता जा रहा है। किससे छोटा होता जा रहा है, आंतरिक प्रतिरोध से। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं समांतर क्रम संयोजन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है ME बटा में R और प्लस MR। अब ध्यान दीजिए कैपिटल R को 0 करना है आपको क्योंकि R इज लेस देन स्मॉल r, तो ये ME और बटा में R और प्लस M इंटू 0, फाइनली ये 0 हो जाएगा और फिर हमें मिल जाएगा ME और बटा में R और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा M इंटू E बाई R। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे M इंटू एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। तो बच्चा अब आप देख सकते हो कि जब बाह्यतम प्रतिरोध R सबसे छोटा हो जाता है और आंतरिक प्रतिरोध R अधिकतम हो जाता है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R अधिकतम हो जाता है, तो उस स्थिति में हमें व्यंजक मिलता है I बराबर M इंटू E बाई R, अर्थात M इंटू एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे संयोजन का औचित्य है जिसमें बाह्य प्रतिरोध सबसे कम हो जाए और आंतरिक प्रतिरोध अधिकतम हो जाए। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, ऐसे संयोजन का औचित्य है क्योंकि एक सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा समांतर क्रम संयोजन जिसमें उसका बाह्य प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, तो इस संयोजन का बहुत ही ज्यादा उपयोग है दैनिक जीवन में, क्योंकि यदि हम इसमें एक सेल को जोड़ेंगे तो एक गुणे एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा व्यंजक से स्पष्ट है। यदि हम दो सेल जोड़ेंगे तो 2 गुणे एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा अर्थात दुगुनी विद्युत धारा प्राप्त होगी। अगर हम 5 सेल जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 5 गुणे एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा अर्थात 5 गुनी विद्युत धारा मिलेगी। तो सर, ऐसे संयोजन का औचित्य है जिसमें बाह्यतम प्रतिरोध R का मान 0 होता है और आंतरिक प्रतिरोध अधिकतम होता है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है, आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। धन्यवाद, थैंक यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक आप लोग कहेंगे वो टॉपिक फिर से बताया जाएगा। धन्यवाद।